इन मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिथुन। तो आज हम लोग इस वीडियो में SST यानी सोशल साइंस का 50 इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी क्लास में आकर जुड़ जाए और इस वीडियो को मिस ना करें। क्योंकि इस वीडियो को मिस कीजिएगा तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह सवाल काफ़ी बार पूछा गया है और निश्चित है पूछेगा इस बार भी। तो चलिए, सवाल जो है पहला है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है तुर्की को, बी में है इटली को, सी में है इंग्लैंड को, डी में है फ्रांस को। तो आपको हमेशा याद रखना है, तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज, यानी ए नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, और आप लोग एक बात जरूर करना, कमेंट में आंसर बताने का प्रयास करना, जितना बताइएगा उतना आपको याद होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना जो है ना, वह कौन क्या था? तो क्या था? गैरिबाल्डी ने हमारा, ठीक है, गैरिबाल्डी नहीं, यंग इटली की स्थापना कौन क्या था? तो मेल्जनी ने किया था। ये आपको याद रखना है, ए नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा कितना नंबर होगा? तो 3 नंबर होगा। ध्यान से देखना आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी हमारा बी नंबर जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक एक सवाल को ध्यान से देखते चलिए और आंसर भी कमेंट में बताते चलिए। अगला सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस जो है वह किसने लिखी थी? तो ऑप्शन ए में ट्रोत्स्की ने, बी में है स्टोलिन ने, और सी में चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सी में ऑप्शन क्या दिया गया है? सी में दिया है लेनिन ने और डी में है केनेस्की ने। तो आपको याद रखना है लेनिन ने क्या था, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा 5 नंबर होगा, ठीक है। 5 नंबर ध्यान से देखना, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो याद रखना है आप लोगों को, हमेशा 1991 ईस्वी में हुआ था। हमारा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला जो है हमारा 6 नंबर होगा। ध्यान से देखना, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर स्थित है? तो किस हिंदू देवता का? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है हमको विष्णु, बी में है शिव, क्या है शिव, सी में दिया है ब्रह्मा, ठीक है, और डी में दिया है इंद्र। तो याद रखना है आप लोगों को क्या? तो हमेशा याद रखना है विष्णु का मंदिर जो है ना अंकुर बात में स्थित है, हिंदू देवता के लिए। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। अगला जो है हमारा 7 नंबर होगा। आप लोग 7 नंबर ध्यान से देखना, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन ए में हमको दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी में दिया है एनी बेसेंट ने, सी में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले ने, और डी में दिया है अब्दुल्ला कलाम आजाद ने। तो आपको हमेशा याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा को, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। चलिए हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए। अगला जो सवाल हमारा 8 नंबर होगा, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है 26 जनवरी 1930, बी में है 26 जनवरी 1931, सी में दिया है 26 जनवरी 1949 और डी में दिया है 26 जनवरी 1950। तो आपको हमेशा याद रखना है 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। तो ए नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा 9 नंबर होगा, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए में है महानदी पर, बी में है गोदावरी नदी पर, सी में कृष्णा नदी पर और डी में है चंबल नदी पर। तो आपको जो हमेशा याद रखना होगा, महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना, ठीक है। तो ये नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला जो हमारा होगा उसे ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है, ध्यान से देखिए आंसर बताते चलिए। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ऑप्शन ए में हमको दिया जा रहा है क्या अमृतसर, बी में है पटना, सी में है लाहौर और डी में दिया है इलाहाबाद। तो याद रखना है आप लोगों को, हमेशा गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वह पटना नगर में हुआ था। हमारा बी नंबर जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर देखना ध्यान से, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम, ठीक है, अफीम का निर्यात किस देश से करते थे? किस देश को करती थी? तो याद रखना है आपको क्या? तो हमेशा आपको याद रखना है चीन को करती थी, ठीक है, चीन को। बी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर। ध्यान से देखना,
रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो जो है ना वह किस देश का दार्शनिक था? तो ऑप्शन ए में दिया है फ्रांस, बी में दिया है अमेरिका, सी में दिया है रूस और डी में दिया है इंग्लैंड। तो आपको जो याद रखना है, ठीक है, 12 नंबर का जो याद रखना है, फ्रांस का था कौन? तो रूसो, ठीक है, रूसो था फ्रांस का एक दार्शनिक। ए नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर। ध्यान से देखना, निम्नलिखित में किस, ठीक है, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन होगा? तो ऑप्शन ए में दिया है पेट्रोल, बी में दिया है कोयला, सी में दिया है जल और डी में दिया है लौह अयस्क। तो इसका आंसर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा 13 का, वो होगा लौह अयस्क जो है ना, या अनवीकरणीय संसाधन होगा। और नवीकरणीय पूछा जा रहा है, तो नवीकरणीय हमारा हो जाता है क्या? तो अनवीकरणीय तो हमारा कोयला होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है पेट्रोल, लौह अयस्क ही हमारा नवीकरणीय संसाधन होगा। ठीक है, तो डी नंबर आप लोग याद रखना है। ठीक है, 13 का डी नंबर आप लोगों को हमेशा याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला जो हमारा है 14 नंबर होगा। ध्यान से देखना, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया है गुजरात में, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है असम और डी में है तमिलनाडु में। तो क्या आंसर होगा आप लोग फास्ट में कमेंट कीजिए। तो आंसर याद रखना है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है क्या? तो ठीक है, जामनगर तेल शोधक कारखाना। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा कितना नंबर होगा? तो 15 नंबर। ध्यान से देखना आप लोग, 15 नंबर सवाल को देखिए। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र? तो ऑप्शन ए में गुजरात, बी में है महाराष्ट्र, सी में तमिलनाडु और डी में है राजस्थान। तो आपको हमेशा जो याद रखना होगा, महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर होगा। ध्यान से देखना आप लोग, पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व, ठीक है, पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आप लोगों को याद रखना है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में है हमारा स्टॉकहोम में, बी में है मॉस्को में, सी में है पेरिस में और डी में है न्यूयॉर्क में। तो आपको जो याद रखना है 16 का करेक्ट आंसर स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम में क्या हुआ था? तो विश्व का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 17 नंबर होगा। ध्यान से देखना, 1992, ठीक है, 1952 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? किस राज्य में हुआ था 1992 में पृथ्वी सम्मेलन? तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा, यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो, यानी डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ध्यान से देखना आप लोग, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयले का जो पहला राज्य आता है जिसमें सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है, तो कौन राज्य है? तो पहला ऑप्शन में आपको दिया जाएगा ओडिशा, बी में दिया जाएगा झारखंड, सी में दिया जाएगा पश्चिम बंगाल और डी में दिया जाएगा छत्तीसगढ़। तो आपको हमेशा याद रखना है झारखंड जो है ना, यह भारत में सर्व प्रमुख, ठीक है, सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य होता है कोयले के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर। ध्यान से देखिए, सवाल जो है आपको इस प्रकार से सवाल देगा, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादन के लिए कौन सा राज्य पहला आता है? तो ऑप्शन ए में आपको दिया जाएगा पश्चिम बंगाल, बी में दिया जाएगा बिहार, सी में दिया जाएगा उत्तर प्रदेश और डी में दिया जाएगा केरल। तो आपको ऑप्शन जो याद रखना है वो हमेशा याद रखना है, पश्चिम बंगाल में चावल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। तो हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर होगा, 20 नंबर। आप लोग ध्यान से देखना, सवाल जो है हमारा, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था भारत में रेडियो का पहला प्रसारण? तो ऑप्शन ए में दिया गया है 1927 में, बी में है 1930 में, सी में 1933 में और डी में है 1935 ईस्वी में। तो आपको जो याद रखना है, हमेशा याद रखना है 1930 ईस्वी में भारत में पहला रेडियो का प्रसारण किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा 21 नंबर होगा। ध्यान से देखना आप लोग, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? भारत में हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा 1965 में, बी में दिया जाएगा 1966 और सी में देगा आपको 1967 और डी में देगा 1968 ईस्वी में। तो आपको जो याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर 1966 ईस्वी में हुआ था भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत। ठीक है, 1966 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वह है सूती कपड़ा उद्योग कच्चा माल है वह किस फसल से होता है, किस फसल से होगा। तो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा जूट, बी में दिया जाएगा कपास, सी में दिया जाएगा रेशम और डी में दिया जाएगा इनमें कोई नहीं। तो आपको जो आंसर याद रखना है 22 का, हमेशा याद रखना होगा कपास की खेती से ही, कपास की फसल से सूती कपड़ा का उद्योग होता है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे आप लोग कमेंट में बताते चलिए और साथ में वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को भी लाइक कर लेना और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग कर देना, ठीक है। तो और वीडियो को भी आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में, इस प्रकार से लिंक बना होगा उस पर टैप कीजिए आप लोग और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो का लिंक, वो भी क्लास में आकर जुड़ जाए, ठीक है। तो चलिए सवाल देखिए, क्या सवाल है ध्यान से देखना आप लोग। रेशमी वस्त्र, ठीक है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन होगा। तो याद रखना आप लोगों को भागलपुर होगा, हमारा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक सवाल को समझते भी चलिए आप लोग, समझने से आपको याद रहेगा। सवाल देखिए, उपवड़क कारखाना कहाँ स्थित है, उपवड़क कारखाना कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए में बरौनी में, बी में है बांका में, सी में है हमारा भगवानपुर में, डी में दिया है बगहा में। तो आपको याद रखना है या जो स्थित है ना कारखाना या बरौनी में स्थित है, ठीक है, बरौनी में बैठा है बेगूसराय तो वहीं पर स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला जो है हमारा है यह है 25 नंबर सवाल, आप लोग ध्यान से सुनना। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी, रंगभेद यानी काले गोले की नीति जो होती है उसके विरुद्ध कौन आवाज उठाया था। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी से ऑप्शन देखिए। तो देखिए ऑप्शन ए में है चार्ल्स डब्ल्यू बूश ने, बी में है मार्टिन लूथर किंग ने और सी में है चार्ल्स वाशिंगटन ने और डी में है अब्राहम लिंकन ने। तो आपको हमेशा याद रखना होगा मार्टिन लूथर किंग ने काले घोड़े की नीति के विरुद्ध में आवाज उठाया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारा 26 नंबर होगा, ध्यान से आप लोग देखना। सवाल जो है धर्म को समुदाय का आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, जो धर्म को समुदाय मानता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में हमको दिया गया है जातिवाद, बी में दिया है सांप्रदायिक, सी में दिया है धर्मनिरपेक्ष और डी में दिया है आदर्शवादी। तो क्या होगा आंसर आप लोग कमेंट करना 26 का। तो ठीक है कमेंट कर रहे हो आप लोग बहुत अच्छे। तो आपको याद रखना है हमेशा सांप्रदायिक होगा तो बी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला जो है हमारा है 27 नंबर होगा, ध्यान से देखना। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस अधिनियम कब पारित हुआ था, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब से मनाया जाने लगा, यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में हमको दिया गया 1960, बी में दिया 1972, सी में दिया 1982 और डी में दिया 1990 में। तो आंसर जो इसका करेक्ट होगा, ठीक है, इसका आंसर जो करेक्ट हमारा हो जाएगा 27 का, वो होगा 1990 ईस्वी से महिला दिवस मनाया जाता है। और महिला दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे 28 नंबर को। 28 नंबर है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में हमको दिया गया है 1946, बी में 1947, सी में 1928 और डी में 1949। तो आपको आंसर जो याद रखना होगा, हमेशा याद रखना है 1946 ईस्वी में हुआ था संविधान सभा का गठन, ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है 29 नंबर होगा, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 2 जून 1914, बी में है 2 जून 1915 और सी में है 2 जून 1916 और डी में दिया गया है 2 जून 1917। तो आंसर जो इसका करेक्ट 29 का होगा, आपको याद रखना है 2 जून 1914 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा 30 नंबर होगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है ना किस राज्य से हुई थी। तो आपको ऑप्शन में देखिए दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट करना फास्ट में। तो ऑप्शन ए में गुजरात में, बी में है झारखंड में, सी में है उत्तराखंड और डी में है राजस्थान में। तो आपको याद रखना है 30 का आंसर जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा उत्तराखंड से शुरू हुआ था, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला जो सवाल है हमारा 31 नंबर होगा। 31 नंबर ध्यान से देखना, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन ए में दिया गया है राजनीतिक दल, बी में दिया गया है आप लोगों को सामाजिक दल और सी में दिया गया है धार्मिक दल और डी में है हमारा नागरिक संगठन। तो याद रखना आप लोगों को राजनीतिक दल जो है ना इसी को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे 32 नंबर को। 32 नंबर है निम्नलिखित में
कौन एक राष्ट्रीय दल है, इनमें से कौन है जो एक राष्ट्रीय दल है? तो ऑप्शन ए में दिया है जनता जेडीयू पार्टी, बी में दिया है डीएमके पार्टी, और सी में दिया है भारतीय जनता पार्टी, और डी में दिया है लोक जनशक्ति पार्टी। तो आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा 32 का। तो आंसर जो होगा आपको हमेशा याद रखना, भारतीय जनता पार्टी जो है ना यह एक राष्ट्रीय दल है। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला जो है हमारा 33 नंबर होगा, ध्यान से देखना आप लोग। भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? भारत में लोकतंत्र की चुनौती जो है वह क्या है? तो आपको हमेशा याद रखना है क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया जातिवाद, बी में है आतंकवाद, सी में है परिवारवाद, और डी में दिया है इनमें सभी। तो देखिए ऑप्शन में आप लोग समझिए थोड़ा 33 का, ठीक है। जातिवाद भी है, आतंकवाद भी होता है और परिवार भी होता है, यानी इनमें जो सभी है ना यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनमें सभी। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला जो सवाल है हमारा 34 नंबर होगा। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो किसने कहा था? तो ऑप्शन ए में आपको दिया जाएगा अरस्तु, बी में दिया है रूसो, सी में दिया जाएगा आप लोगों को ओबरामा लिंकन ने, और डी में देगा ग्रीन। तो आपको ऑप्शन मारना है, किसमें टिक मारिएगा? तो आपको हमेशा याद रखना है माना जो है ना ओबरामा लिंकन जी ने बोले थे। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ये ओबरामा लिंकन जी ने कहे थे। तो ऑप्शन सी याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? इनमें से कौन सा कदम है जो लोकतांत्रिक सुधारक के लिए सूचक होगा? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में हमको दिया है और शिक्षा, बी में दिया है पंचायती राज, और सी में दिया है सामाजिक असमानता, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो हमारा 35 का होगा वो होगा पंचायती राज व्यवस्था अगर मजबूत है तो समाज में किसी भी प्रकार का दल या किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक आपदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो कौन होते थे आपको हमेशा याद रखना है, प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में योजना आयोग के गठन, योजना आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछे तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री होते हैं। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा 37 नंबर। ध्यान से देखना, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए में दिया जाएगा आप लोगों को 1950, बी में देगा 1951, सी में देगा 1952, और डी में देगा 1953। तो आंसर जो आप लोगों को 37 का याद रखना है, ठीक है, वो हमेशा याद रखना है 1952 ईस्वी में होगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा 38 नंबर होगा। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में कौन सा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय जो है ना सबसे कम है? तो आपको याद रखना है शिवहर जिला जो है ना इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, और सबसे अधिक पूछे तो पटना आपको याद रखना है, पटना में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय होता है, और कम में पूछे तो शिवहर आपको याद रखना है। ये दोनों सवाल में से कोई एक सवाल निश्चित है, हर एक साथ पूछता है और इस बार भी पूछ देगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही दिया जाता है, यह कथन किसने कहा था? कथन कहा गया आधुनिक युग में मुद्रा को ही सबसे ज़्यादा श्रेय यानी अधिक महत्व दिया गया। तो ये जो परिभाषा है किसने कहा था? तो 39 का करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, काउथल ने कहा था, काउथल ने, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा 40 नंबर। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखना। सवाल जो है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश में जो मुद्रा होती है उसका क्या नाम है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है ए में हमको दिनार, बी में दिया गया है रुपया, सी में है यूरो, और डी में है टका। तो क्या याद रखना है आप लोगों को? हमेशा याद रखना है टका कहा जाता है यूरो नेपाल में, ठीक है, नेपाल है ना, बांग्लादेश की जो रुपया है वहाँ पर मुद्रा जो है ना वो टका कहलाता है, और भारत की मुद्रा जो है रुपया कहलाता है। और आपको पूछे अमेरिका की मुद्रा क्या है तो आपको ये याद रखना है डॉलर होती है, ठीक है, डॉलर, ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। ये सब सवाल पूछता है, एक एक सवाल इससे बन जाता है हर एक साल। अगला सवाल देखिए, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में आपको दिया जाएगा 1900 में, बी में दिया जाएगा 1902 में, सी में दिया जाएगा 1904 ईस्वी में, और डी में देगा 1905 ईस्वी में। तो आपको हमेशा याद रखना है 1904 ईस्वी में हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग अगला सवाल को देखते हैं।
अगला सवाल हमारा 42 नंबर होगा। ध्यान से देखिए आप लोग, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक करना और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। और पीडीएफ की बात करें तो ठीक है, पीडीएफ की बात करें तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में ही आपको पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जल्द ही फुल हो जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ डेली मिलेगा, डेली क्लास होने के बाद मिलेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के टाइम वायरल क्वेश्चन भी मिलेगा। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 42 नंबर सवाल को देखिए। सवाल जो है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो आपको याद रखना है हमेशा 15 नहीं होगा, ठीक है। भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा 43 नंबर। ध्यान से देखना आप लोग, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, यानी मानव किस चीज़ के लिए पृथ्वी पर रहता है, क्या उसको डेली आवश्यकता चाहिए, क्या आवश्यकता डेली प्रतिदिन, यानी आप ही हो तो आपको क्या डेली चाहिए, तो क्या डेली चाहिए? तो याद रखना है आप लोगों को, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, तभी आप मनुष्य एक रह सकता है। तो यानी आपको पूछे मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो रोटी, कपड़ा और मकान डेली की जरूरत है मानव के लिए, ठीक है। एक करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को देखिए, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? इनमें से कौन जो ऐसा सेवा है जो पूर्णतः सरकारी है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है स्वास्थ्य सेवा, बी में है और शिक्षा सेवा, सी में है सैन्य सेवा, डी में है वायुयान सेवा। तो क्या करेक्ट आंसर याद रखना है 44 का, आपको हमेशा याद रखना है सैन्य सेवा। सैन्य सेवा का अर्थ होता है आर्मी, ठीक है। आर्मी इंग्लिश में कहा जाता है सैन्य सेवा, ठीक है। तो यह पूरी तरह से सरकारी सेवा होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला जो है 45 नंबर, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो पहले इस पर एक सवाल हम पूछते हैं, भारत में क्या कह रहा है, भारत में सूचना अधिकार किस राज्य से शुरू हुआ था? तो वो याद रखना है आप लोगों को, राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान से शुरू हुआ था। तो ये हमारा एक प्रश्न बन जाता है। इसी में दूसरा सवाल पूछा ही गया है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको याद रखना है 2005 ईस्वी में हुआ था। हमारा करेक्ट आंसर 2005 ईस्वी हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में भी दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए में आपको मार देना है फटाक से। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 46 नंबर। ध्यान से देखना, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखना आप लोगों को हमेशा, क्या जापानी भाषा से सुनामी शब्द लिया गया है, जापानी भाषा से, यानी डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल को देखेंगे। अगला है हमारा 47 नंबर। इसे ध्यान से आप लोग देखना। सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा होगा? तो 47 का करेक्ट आंसर आपको हमेशा याद रखना है, भूकंप जो है ना, यह प्राकृतिक आपदा है। भूकंप कोई नहीं कर सकता, यानी कभी भूकंप जो है ना या पृथ्वी द्वारा ही आता है, यानी प्राकृतिक आपदा पूरी तरह से हमारा हो जाता है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर याद रखना है। चलिए आज का लास्ट सवाल हम लोग करेंगे, और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले, और आप लोग ये भी बता के जाना 48 क्वेश्चन हम लोग किए थे, उसमें से आपका कितना करेक्ट आंसर होता है वो जरूर आप लोग बता के जाना, और अपना नाम लिख के जाना, जिससे हमें पता चले। और आप लोग यदि हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर भी आप लोग बता सकते हो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है। तो बता दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? यानी कभी घर टूट जाता है, भूकंप आता है, तो उसके अंदर यदि कोई व्यक्ति दबा हुआ रहता है, तो उसको निकालने के लिए, यानी पता करने के लिए वो कहाँ दबा है, तो किस यंत्र द्वारा करता है? तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया जाएगा हेलीकॉप्टर द्वारा, बी में दिया जाएगा दूरबीन द्वारा, सी में दिया जाएगा इंफ्रारेड कैमरा द्वारा, और डी में दिया जाएगा टेलीस्कोप द्वारा। तो आंसर जो आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड जो कैमरा होता है उसी के द्वारा मलबे के नीचे व्यक्ति यदि दबा हुआ है तो उसका पता लगाने के लिए यूज किया जाता है इंफ्रारेड कैमरा का। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वो मैं बता दिया, देखिए आंसर भी हम लोग बना चुके हैं, आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बोलना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।